हेलो स्टडीमर्स, आज तारीख है 5 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून ऑफ द डे देख लेते हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए फूलों की बारिश की गई है। बट अब यहाँ पे राइटर क्या करते हैं, जो सुरेंद्र जी हैं, ये कटाक्ष क्या मारते हैं कि हमारे लेबर वर्कर्स हैं, ये जा रहे हैं, इनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, इनके नीचे तो कांटे ही कांटे हैं। इट्स मीन कि इनके पास खाने के लिए प्रॉपर प्रबंध है, और न जहाँ ये जा रहे हैं न वहाँ पर, और इनकी हालत वैसे ही बहुत ख़राब है। लेकिन खर्च कहाँ पर किया जा रहा है? फूलों की बारिश करने के लिए, मीन उन कोरोना वायरस के लिए, उनके उनके प्रोत्साहन के लिए। मीन ये पैसे तो इनके लिए भी खर्च हो सकते थे, इनको घर पहुंचाने के लिए भी खर्च यूज हो सकते थे, इनके खाने पीने का भी प्रबंध इसमें हो सकता था। बट इंस्टेड ऑफ दिस कि इस तरह से फूलों की बारिश की जा रही है, इस पर जो हमारे कार्टूनिस्ट हैं सुरेंद्र जी, ये इस पर कटाक्ष करते हैं। आज के डेट पे हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो MP इलेक्ट्स के रिगार्डिंग है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपीस मिलते हैं एक वर्ष में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करने के लिए। इसमें होता क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये आदेश या ये एडवाइस करता है कि हमारे यहाँ असेट क्रिएशन में ये वाला काम कर दिया जाए। ठीक। अब राइटर कहते क्या है कि 2 वर्षों के लिए इस MP लेड स्कीम को बंद कर दिया गया है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका इससे पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, केवल वही इसका विरोध कर रही हैं। और ये 5 वर्ष और ये 2 वर्षों के लिए बंद किया गया, इसे तो हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई यूटिलिटी है नहीं। राइटर फिर इसमें 1 बाय 1 करके बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं। पहली खामी तो यही है कि इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को ही ये ब्रेक करता है। मीन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसी को ब्रेक करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और विधायिका होती है, तीनों को अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए। ठीक। बट होता क्या है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट मीन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसे कार्यपालिका बोलते हैं, वो मीन बेसिकली उसका काम लेजिस्लेचर को दे दिया गया, मीन विधायिका को दे दिया गया। देखिए, असेट क्रिएशन का काम और पब्लिक केयरिंग का काम, किसी काम को करवाने का काम, ये तो एक एग्जीक्यूटिव का काम होता है, मीन हमारी कार्यपालिका का काम होता है। लेकिन एक लेजिस्लेटिव को इस तरह से अधिकार देना कि उसके नाम पर 5 करोड़ रुपीज़ रिजर्व कर देना, और जब वो बोलेगा तभी खर्च करना, कह रहे एक तरह से आपने कार्यपालिका के काम को आपने विधायिका को दे रखा है। और कितने ऐसे कार्यपालक या कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते होंगे जो एक MP के आदेश का अवहेलना कर सके या उनके विरोध में कोई काम कर सके? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम। फिर सेकंड बात करते हैं कि ये जो MP लेट की स्कीम है, MP लेट में ज़्यादातर जो भी काम किए जाते हैं, उसमें काम करने का तरीका पूरी तरह से गलत है। MP लेट में काम 78% ऑफ केसेस में केवल उन्हीं चीज़ों पर काम किया जाता है जो ऑलरेडी किया जा चुका है, क्योंकि MP लेट स्कीम के अंतर्गत हम असेट क्रिएशन ही कर सकते हैं, हम कोई और काम नहीं कर सकते। तो असेट के क्रिएशन में जो असेट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, आप उसी को इम्प्रूव करने के लिए 78% अमाउंट खर्च किया जाता है। कह रहे ये तो बड़ी गलत बात है। कह रहे इसकी तो प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं हो सकती है कि अगर आपने किसी भी बिल्डिंग के जीर्णोद्धार के लिए या किसी भी कार्य के या किसी भी असेट के मेंटेनेंस के लिए अगर आपने पैसा दिया, तो अगर वो ऑलरेडी मेंटेन है, तो फिर तो आपने पैसा कहाँ पर खर्च किया, कह रहे हैं इसका तो कोई पता ही नहीं है। फिर वो थर्ड थिंग की बात करते हैं कि ठीक है, ये तो आप ठीक है, आपने जो खर्च किया, ये तो उस खर्च करने के तरीके की बात हो रही है। फिर राइटर कहते हैं कि आउट ऑफ 542 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 298 मेंबर ने तो 1 रुपया उसमें से निकाला ही नहीं है। अपने 5 करोड़ रुपए में से 2014 से लेकर के 2020 तक में कह रहे हैं उन्होंने 1 रुपया निकाला नहीं है। तो इस MP लेट स्कीम का क्या मतलब होता है कि 5,000 करोड़ रुपए हम दे दें और डेवलपमेंट के लिए, असेट के क्रिएशन के लिए, और 298 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको निकाले नहीं? ये कैग की रिपोर्ट बोलती है। ठीक है। फिर कैग की रिपोर्ट एक और फिर आगे की बात बताते हैं, कहते हैं जो हमारी तीसरी बात है इसके रिगार्डिंग, वो ये है कि 93% लोगों ने, कैग कहता है कि 93.3% लोगों ने MP लेड स्कीम का पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं। मीन 298 तो निकाल ही नहीं पा रहे, 1 रुपया उसमें से नहीं निकाल रहे।
और जो लोग निकाल भी रहे हैं उनमें से 93% लोग ऐसे हैं कह रहे हैं कि जो लोग पूरा पूरा पैसा एमपी लेड स्कीम का पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं। फिर आगे की बात क्या होती है, मीन चौथी बात, आगे की बात बोलते हैं कि देखिए एमपी लेड स्कीम में जो काम करने का तरीका होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करते हो, तो कॉन्ट्रैक्टर जो रिकमेंड करता है कि इतना मटेरियल यूज होना चाहिए, उससे कम मटेरियल वास्तव में यूज होता है और दिखाया जाता है कि इतना इतना मटेरियल यूज हो गया है। करें ये तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का पूरी तरह से धोखा देना हुआ, ये तो गलत बात है। फिर पांचवी बात, आगे की बात बताते हैं, कहते हैं कि ठीक है खैर ये तो तरीका हो गया कि आपने पैसा, कुछ ने पैसा निकाला नहीं, कुछ ने पैसा गलत तरीके से खर्च किया, कुछ ने गलत मद में खर्च किया। फिर एक और बात आती है कि कॉन्ट्रैक्टर और एम्पलेट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उनके बीच की साठगांठ होती है कि जो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक, उनके बीच में और जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला बंदा होता है, कह रहे उन दोनों के बीच में साठगांठ होती है। वो लोग पैसे खर्च नहीं करते वास्तव में उतने, और उन दोनों में वो पूरा अमाउंट, वो जो 5 करोड़ रुपए जो पब्लिक के लिए निकाला गया रहता है, कह रहे हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं। कह रहे हैं जब इस तरीके से एमपीलेट स्कीम रन करता है तो ये तो कोई बात ही नहीं होती कि इस स्कीम को फर्दर रन करने दिया जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 वर्षों के लिए इसे बंद कर दिया है, इसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, ये बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है एफसीआई के रिगार्डिंग, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1964 एक्ट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ 1964 एक्ट के तहत ये इस्टेब्लिश होता है। अब ये 1964 में होता क्या है कि उस वक्त तो बड़ी अच्छी बात थी कि चलो ग्रीन रिवोल्यूशन आया हुआ था और हमें जो हमारा उत्पादन था उसे प्रिजर्व करना था, उसे हमें रखना था, उस वक्त तो अच्छी बात थी। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है 1970 और 1980 में केवल रख रखाव प्रॉपर तरीके से न कर पाने के कारण एक बड़ा अमाउंट हमारा लॉस में चला जाता है। मीन हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि एफसीआई उसे स्टोर करके रख सके। हमारे यहाँ इतना उत्पादन होता था। 1960 के पहले तो हम इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन 1970 और 1980 इवन 1990 तक हमें ये देखने को मिला कि हमारा अनाज बर्बाद हो रहा था इंस्टेड ऑफ कि वो डिस्ट्रीब्यूशन। और आज की तारीख में भी हमारे माइग्रेंट वर्कर खाली हाथ बिना पैसों के, मीन जो पर्सन जहाँ पर है वो वहाँ से वापस आ रहा है, लेकिन अगर एक आंकड़े पर अगर हम नज़र डालें तो इस एफसीआई के पास 77 मिलियन टन अनाज रखा हुआ है। लेकिन आज भी अगर कोई भूखा मर रहा है तो कह रहे ये तो एफसीआई के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े करता है कि एफसीआई का काम ही क्या है। फिर आगे की बात करते हैं कि जब 77 मिलियन टन आपके पास ऑलरेडी अनाज है और अभी आपके सामने खरीफ की फसल बिल्कुल रेडी खड़ी है, मीन एक अच्छी फसल हुई है, मीन इस साल किसानों ने अच्छी पैदावार की है, तो एफसीआई के सामने एक समस्या हमेशा खड़ी हो जाती है कि वो स्टोर कहाँ करें। मीन किसानों से अनाज हम प्रोक्योर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये स्टोर करने वाली नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एफसीआई उसे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाता है, पीडीएस के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। तो तभी तो एक करोड़ों की आबादी है वो भूखे सो रही है और एफसीआई के पास तो सामान रखने के लिए जगह नहीं है। कह रहे ये भी सही बात नहीं है। कह रहे इस तरह से जो एफसीआई फॉलो करती है कि जो हमारा पुराना अनाज है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसके बाद अनअदर अनाज को वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। कह रहे हैं ये आपने पालन तो बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है, पुराना वाला अनाज आपका खराब नहीं होगा, नया वाला अनाज आपके पास आ रहा है, बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे पीडीएस सिस्टम के थ्रू तो आपके पास स्पेस खाली नहीं होगा, आप प्रोक्योर नहीं कर पाओगे, आप किसानों को एमएसपी पर का वो वैल्यू नहीं दे पाओगे, वो पैसा नहीं दे पाओगे, ठीक है, और आपका अनाज वैसे ही खराब हो जाएगा मिलियन टन के भाव में। कहना ये तो कोई तरीका नहीं होता। फिर राइडर कहते हैं आखिर इसका कारण क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है कि एफसीआई कर क्यों नहीं पा रही, एफसीआई डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पा रही है जब लॉकडाउन इशू होता है। तो राइडर कहते हैं कि दरअसल इसके पीछे एक कारण ये है कि एफसीआई पूरी तरह से रेलवे पर डिपेंडेंट है और रेलवे करता क्या है कि अपनी पूरी सर्विसेज को बंद कर दिया है। अब एफसीआई का केवल 24% काम ही ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता था, मेन बसों के थ्रू होता था, लेकिन बाकी 76% वर्क तो वो रेलवे के थ्रू करता था। अब जब रेलवे बंद हो गया तो वो उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा एफसीआई, और ऐसे केसेस में जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा तो इस बार प्रोक्योरमेंट कैसे करेगा, इस बार वो किसानों से सामान लेगा कैसे, और अगर किसानों से सामान नहीं लेगा, ऑलरेडी उनके पास इनकम की प्रॉब्लम है तो उनको पैसा मिलेगा नहीं,
और इस प्रकार से अगर सिस्टम डिले होता है तो हम किसानों का सुसाइड और जो किसानों के ऊपर लोन होता है करें वो ईएमआई वगैरह पे कैसे करेंगे। जब एफसीआई अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी तो हमारे किसानों की स्थिति सुधरेगी कैसे। राइटर इसी पर कटाक्ष भी करते हैं और कहते हैं कि इस बात के कहते हैं ना कि आलोचना भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर कुछ सुझाव भी देते हैं कि एफसीआई को करना क्या चाहिए। कहते हैं एफसीआई को इसका रेशियो बदल देना चाहिए जो पूरी तरह से रेलवे पर डिपेंडेंट है। कह रहे हैं उससे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है हमें एफपीओज का यूज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ग्राउंड लेवल पर क्या है, ग्राउंड लेवल पर एनजीओज काम कर रही हैं। आप एनजीओ से स्टार्ट करके आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप एफपीओ के थ्रू जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है आप उनसे स्टार्ट करके आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। और जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी ऐसे ट्रस्ट हैं, काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, आप उनकी मदद ले सकते हो। आप प्रॉपर ऑडिटिंग के थ्रू आप प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू आप उनको टास्क वो दे दो कि वो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके ताकि नीडी लोगों तक आपका अनाज पहुंच सके। और जब लोगों के पास अनाज पहुंचा रहेगा तो उनके पास एक रोष नहीं होगा और इस तरह से कोई विद्रोह नहीं करेंगे और इस प्रकार से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और हमारी इकोनॉमी पहले की तरफ फिर वापस से रिसेशन में न जा करके वापस से पटरी पर लौट आएगी। ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, इससे पहले डिस्कस किया जा चुका है कि आरोग्य सेतु ऐप की बात करते हैं। कह रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप, कह रहे हैं ये आपने तो जो कंटेनमेंट जोन है, मीन जो रेड एरिया है, रेड जोन है और ऑरेंज जोन, इनमें कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन के नाम से जाना जाता है। तो कंटेनमेंट जोन में ये बात कंपलसरी कर दिया गया है कि जो लोग ड्यूटी पे रहें, जो लोग ऑन ड्यूटी हैं, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है वो ऑन ड्यूटी है तो उसे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अब आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना कंपलसरी भी है और आरोग्य सेतु में हमें अपना ब्लूटूथ और जीपीएस सिस्टम को हमें ऑन रखना होता है। राइटर यहीं पर बोलते हैं कि ये तो पूरा वायलेशन हो गया। कह रहे हैं आपने पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल पारित नहीं हुआ, पार्लियामेंट से कोई ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ, आप लोगों को मजबूर कर रहे हो कि आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये इसका विरोध कर रही हैं कि कह रहे धीरे धीरे हो सकता है कि ये पब्लिक सर्विलांस के रूप में, जिस तरह से एक बिग बॉस के सीरियल में कि बिग बॉस सब कुछ सारी एक्टिविटी पर नज़र रखता है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी एक बिग बॉस की तरह काम कर सकती है कि एक इंडिविजुअल के फ्रीडम पर जो उसका फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन यहाँ पर हो सकता है। कह रहे हैं इसके लिए प्रॉपर आपको तो डिस्कशन करना चाहिए था पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट तो इसमें रन कर नहीं रही है, तो आप प्रॉपर डिस्कस भी नहीं कर रहे हो और आप इसे लोगों को फोर्स कर रहे हो। और ये कंपलसरी के साथ साथ आप प्रॉपर इसके डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी भी नहीं दे रहे हो कि अगर जो भी डेटा यहाँ से लिया जाएगा या फिर जो भी कवरेज किया जाएगा उसे आप सिक्योरिटी उसे आप सिक्योर रखोगे, आप ऐसे भी बात नहीं करते हो। कह रहे ये भी गलत बात है। और इस प्रकार से राहुल गांधी और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कह रहे उनका विरोध जायज़ है। अब कहते हैं कि क्या ये स्थिति अदर वर्ल्ड में है, क्योंकि पूरी दुनिया इस प्रकार के एप्लीकेशन का प्रयोग कर रही है लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। हाँ बिल्कुल पूरी दुनिया प्रयोग कर रही है, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इसे पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। वहाँ पर क्या है, वॉलंटरी है कि अगर कोई चाहे तो इस आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करे और अगर ना चाहे तो ना करे। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल में भी सिमिलर केसेस हैं कि इजराइल में भी हुआ क्या है कि आपको अपना ब्लूटूथ ऑन रखना है कि नहीं रखना है, और ये कंपलसरी नहीं है, वहाँ पर भी ये बात कंपलसरी नहीं है। ईयू ने भी वॉलंटरी बोल दिया है। कह रहे जब यूरोपियन यूनियन जैसी, इजराइल जैसी और ऑस्ट्रेलियन जैसी डेमोक्रेसीज और जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, कह रहे अगर वो इस बात के लिए अगर मनाही कर रही हैं कि आपकी वॉलंटरी है कि आप जब चाहो तो उसे इंस्टॉल करो, चाहो तो ना करो, तो इंडिया में इसका कंपल्सन क्यों है। राइट, तो ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये कावेरी नदी के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग है। अब देखिए कावेरी नदी सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कहाँ से निकलती क्या है। पहली बात तो ये वेस्टर्न घाट से निकलती है। अब वेस्टर्न घाट में भी एक पुष्पगिरी बोला जाता है, पुष्पगिरी बोलिए या उसे ब्रह्मगिरी भी बोलते हैं, माउंटेन है कि पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी माउंटेन है, तो वहाँ से निकलती है। अब कावेरी नदी दो स्टेट से बहती है, एक होता है कर्नाटक और एक तमिलनाडु। अब कर्नाटक और तमिलनाडु इन्हीं दोनों के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर के हमेशा से डिस्प्यूट रहता है। अब कावेरी नदी को क्या करता है कि ये दक्षिण भारत की गंगा भी मानी जाती है।
अब और कावेरी नदी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। कावेरी नदी की घाटी में इतना उपजाऊ जमीन है इस कावेरी नदी की वजह से कि यहाँ पर धान का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत के धान का कटोरा भी बोला जाता है। अब अगर कावेरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में मीन अगर कोई नदी कहीं से निकलती है और जहाँ जहाँ से जाती है तो जितना वाटर को अपनी ट्राइब्यूटरी से मीन अपनी सहायक नदियों से जितना जल को इकट्ठा करती है उसी को उसका जलग्रहण क्षेत्र बोला जाता है। ठीक, तो अब जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। ठीक, अब इसमें राइटर का डिस्प्यूट क्या है। राइटर कहते हैं कि कावेरी नदी के लिए जो ट्राइब्यूनल बना हुआ था, कह रहे हैं इसको जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया है। मीन पूरी तरह से अभी ये सेंट्रल अथॉरिटी के अंतर्गत चला गया, जबकि इससे पहले क्या था, इससे पहले स्टेट का भी इसमें शेयर हुआ करता था। अभी स्टेट का रोल पूरी तरह से खत्म हो गया। अब पूरी तरह से जल शक्ति मंत्रालय जो इस वर्ष के बजट में नया फॉर्म हुआ है, अभी उसे केवल 1 साल ही हुए हैं, अब पूरी तरह से वो उसे रेगुलेट करेगी। तो कह रहे हैं स्टेट के ओपिनियन और स्टेट के व्यू पूरी तरह से ताक पर रख दिए गए हैं और ये सही बात नहीं है। ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस हो गया। अभी इसके बाद के जितने भी आर्टिकल हैं इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि पैंडेमिक से हम किस तरह से वापस आएंगे, किस तरह से बाहर आया जा सकता है। इसको भी इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। इसमें बात क्या की जाती है कि जापान जो अपनी जीडीपी का 20% खर्च कर रहा है, और अगर बात करें सिंगापुर का, मलेशिया का, तो सिंगापुर अपनी जीडीपी का 16%, और अगर मलेशिया की बात करें तो अपनी जीडीपी का 12%, लेकिन इंडिया अपनी जीडीपी का केवल 1% खर्च कर रही है। जबकि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने इसे पैसा देने के लिए बोला है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $1 बिलियन स्पेंड करने के लिए बोला है कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए आपको $1 बिलियन देंगे, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी $1.5 बिलियन देने का प्रॉमिस किया हुआ है। तो ऐसे केसेस में केवल 1.7 लाख करोड़ रुपीस केवल खर्च करना, जो इंडिया की जीडीपी का 1% भी नहीं है, कह रहे तो हास्यास्पद लगता है। कह रहे हैं जब कोविड-19 से और इस पूरी इकोनॉमी, हर कोई चाहता है कि उसकी इकोनॉमी वापस आ जाए, लेकिन इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व भी है, इंडिया के पास पैसे भी हैं, बट स्टिल वो राहत कोष के लिए इतने कम पैसे क्यों खर्च कर रही है। इससे ज़्यादा पैसे, क्योंकि इतनी जो साउथ एशियन की, जो ईस्ट एशियन की जो छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं, वो तो इससे ज़्यादा खर्च कर रही हैं, तो इंडिया इतना कम खर्च क्यों कर रहा है। ठीक, ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस हो गया। इसमें कुछ विशेष फैक्ट नहीं थे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक फिल्म स्टार है, उनकी डेथ हो जाती है, उन्हीं के अचीवमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। आज के डेट के सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।